दोस्तों, तो आज हमारी एसएससी जीडी की पॉलिटी की सेकंड क्लास, जो कि पॉलिटी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जीएस की बन जाती है। और पॉलिटी एक हार्ड सब्जेक्ट भी है। ये ज़्यादा सब्जेक्ट इसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। टॉपिक ये देख सकते हैं 1 से 11 ही टॉपिक है, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ रटना पड़ेगा। समझ लीजिए, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ और इसे आप समझ लीजिए। इतना जो है, जो खाली टाइम आपको मिलेगा उसे पीडीएफ टेलीग्राम पे दूंगा, उसको निकाल के रट दीजिए। 4 से 5 बार रिविजन करिएगा, आपका हो जाएगा। ये ज़्यादा नहीं है, बहुत कम टॉपिक है। और हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, जिसकी बेसिक हमने कल देखा था कि अंग्रेजों ने भारत पर कैसे आया और 2 युद्ध किया था। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अंग्रेजों ने भारत पर प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध किया था, और यहाँ तक हमने देख लिया था। तो पिछले वीडियो में आप देख लें, प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बारे में फुल डिटेल में मैंने बता दिया था कि अंग्रेजों ने कैसे भारत पे आक्रमण किया। पहला प्लासी का युद्ध किस कारण हुआ था और उसकी विजेता क्यों नहीं हो पाई सिराजुद्दौला की। तो मैंने कहानी जैसे आपको बताया है, जिसे आप अगर देखते हैं तो आपको कहानी अगर माइंड में छप गया तो आप इजीली डेट, तारीख, नाम ईजी याद कर लीजिएगा। तो आप पिछला वीडियो जाके एक बार देख लें। तो यहाँ तक हमारी हो गई थी बैटल ऑफ बक्सर। अब देखते हैं संवैधानिक विकास, जो कि 1773 से 1950 तक माने जाती है। फिर देखते हैं संवैधानिक विकास का क्रम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित नियम चार्टर्ड एक्ट कहलाया, जो निम्न है। जो चार्टर्ड एक्ट ये वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो महत्वपूर्ण चार्टर्ड एक्ट। तो ये 1773 में रेगुलेट एक्ट आया। तो ये सब एक्ट है, इसमें आप ये देखिए, इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा। बाकी ऐसे कहानी इसमें बहुत कम आपको मिलेगी, जो मिलेगी याद ही करने वाली मिलेगी। तो 1973 में रेगुलेट एक्ट, 1984 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1913 में चार्टर्ड एक्ट, 1933 में भी चार्टर्ड एक्ट, 1953 में चार्टर्ड एक्ट। फिर देखते हैं चार्टर्ड एक्ट है क्या। तो ये चार्टर्ड एक्ट, ये सभी चार्टर्ड एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए थे, जो कि भारतीयों पर लादा गया था। फिर देखते हैं महत्वपूर्ण भारत के शासन अधिनियम। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब जो मैं, ये पॉलिटी की सिलेबस बहुत ही कम है, और जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वन शॉट, जो कि ज़्यादा कहानियों के पीछे नहीं पड़ना है। इसमें कहानियाँ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो सब में देख लें, पर इसमें जो शॉर्ट है तो आप रट लीजिएगा। मतलब 6 से 7 बार रिविजन करिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखते हैं महत्वपूर्ण भारत शासन अधिनियम। तो 1858 में भारतीय शासन अधिनियम आया। फिर 1861 में भारतीय शासन अधिनियम, 1852 में भारतीय शासन अधिनियम, 1909 में मोरली मिंटो सुधार, फिर 1919 में मांटेगायू चौम सफाई सुधार। फिर देखते हैं 1935 में भारतीय शासन अधिनियम, 1947 में स्वतंत्र अधिनियम। यानी जो हमारा शासन अधिनियम का जो काल चलता है 1947 में, आज़ादी के बाद खत्म हो जाता है। तो मैं इसे एक पीडीएफ दे दूंगा, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो आप पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लीजिएगा 2-3 बार। मैं टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ अवेलेबल कर दिया हूँ अभी। आप अभी देख ले, पसंद आए तो मैं फिर बाद में आप और बाकी इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब की जो सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट, ऐसे ही शॉर्ट में आपको मैं दूंगा। फिर देखते हैं संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव। तो भारत शासन अधिनियम 1935 आती है, जिससे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ती है। फिर देखते हैं युद्ध शासन। तो इसका आरंभ 1765 में होता है। बंगाल में इसका आरंभ होता है। ये 1765 में होती है। तो ये डेट उठा पे आराम से याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉर्ड लॉर्ड क्लाइव ने इसका आरंभ किया था। तो कौन क्या था लॉर्ड क्लाइव। ये जो अंग्रेजों का नाम है, ये थोड़ा उठपटांग आपको लगेगा, पर यदि आप 3 से 4 बार लगातार रिविजन करते हैं तो आपको फिर आसान लगने लगेगा। शुरू में तो किसी किसी को बोलने में भी जुबान पे चढ़ेगा नहीं कि लॉर्ड क्लाइव क्या था। नहीं, ऐसे वैसे आप 3 से 4 बार रिविजन करिए। मैं बार बार बोलता हूँ, हमारा दिमाग इतना सा है और पढ़ना में इतना सा है। तो ज़्यादा रिविजन, बार बार रिविजन करिएगा, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। तो इसमें कहा गया है कि बंगाल के दीवाने अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा। यानी जो प्लासी बक्सर का युद्ध, प्लासी का जो 2 युद्ध होता है, उसके बाद भारत पर अंग्रेजों का मतलब हाथ हो जाता है। वहाँ के जो नवाब जो बैठने लगते हैं बंगाल के, वो अंग्रेजों के कठपुतली बन जाते हैं। और वहाँ के जो दीवाने आम, यानी सारी ताकत पैसा किसके हाथ में रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रहेगा। बाकी सिर्फ जो नवाब रहेगा, वो सिर्फ अंग्रेज जो बोलेगा वो करेगा, अंग्रेजों की सुरक्षा करेगा, देखभाल करेगा। और जंग उंग कुछ हुआ तो वो सब जो नवाब था वो संभालेगा। बाकी पैसा, मेन पावर, मेन शक्ति सब कौन रखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी रखेगा। तो इसकी नेतृत्व करते हैं कौन, लॉर्ड क्लाइव। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अब देखते हैं बंगाल। तो दीवाने अधिकार यानी आय का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। आय, अगर आपके पास पैसा का नियंत्रण तो पावर, ओबियसली आपके पास पावर, हर चीज़ का नियंत्रण आपके पास रहेगा। और जो सुरक्षा, स्वास्थ्य की शिक्षा,
सुरक्षा, स्वास्थ्य व शिक्षा का अधिकार किसे मिला? तो वो जो नवाब था वहाँ का बैठा, जो सबसे पहला नवाब जो अंग्रेज़ों के कठपुतली बना था, वो नवाब मीर जाफ़र था, जिसे कुछ दिनों में उसको भी हटा दिया गया क्योंकि वो भी अंग्रेज़ों से तंग आ चुका था। शुरू में तो गद्दी ले लिया पर बाद में तंग आ गया। तो ये जब 1947 की क्रांति से पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब हम उधर पढ़ेंगे तो मैं आपको इसकी कहानी एकदम विस्तार से कहानी से बताऊँगा। तो अब ये नोट, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रखिएगा। शासन का जनक लिथोनास कॉर्टेज और शासन का अंत क्या? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये सब जो अंग्रेजों का नाम है ये कंफ्यूजन करता है, तो आप भी रिवीजन करिएगा आप। फिर देखते हैं 1773 में रेगुलेट एक्ट आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आते थे, परंतु इसमें भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक आरंभ हो गए थे। इस कारण 1773 में रेगुलेट एक्ट आया। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये शुरू 1600 ईस्वी में सिर्फ व्यापार करने के लिए आती है हमारे भारत पे, और ये धीरे धीरे आते हैं, फिर भारत पे इनका नज़र गड़ता है और धीरे धीरे ये अपने सैनिक रखने लगते हैं। फॉर एग्जांपल अभी की जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल जियो, रिलायंस, ये सब जो कंपनियां हैं, अगर ये सब अपनी एक फोर्स रखने लगे तो कि नहीं हम अपना पर्सनल फोर्स रखेंगे फॉर एग्जांपल, तो ये उस टाइम का यही बात हुआ था कि ये जो कंपनी थी प्राइवेट जो बाहर की थी, वो इंडिया में आया और धीरे धीरे अपनी ये रखने लगी। फिर ये आगे चल के जो मुगल सल्तनत के बादशाह औरंगजेब थे, तो उनसे ये आक्रमण भी, युद्ध भी होता, लेकिन वो औरंगजेब हरा देता। पर औरंगजेब की गलती ये रहती है कि इसको फिर से वहाँ रहने की अनुमति दे देते हैं और बिजनेस कारोबार करने की अनुमति दे देते हैं। और फिर उसके बाद जब औरंगजेब 1707 या 6 या 7 में से उसका डेथ हो जाता है औरंगजेब का, तब ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों पर हावी हो जाती है और मुगल सल्तनत की उसके बाद कोई योग्य शासक नहीं आते, जिसके कारण मुगल सल्तनत की भी अंतिम पीढ़ी आ जाती है। उस टाइम से मुगल सल्तनत डाउन होते चला जाता है और भारत पे अंग्रेजों का शासन चलते आ जाता है। फिर देखते हैं 1873 में रेगुलेट एक्ट है क्या? तो ये रेगुलेट एक्ट था, कंपनी पर नियंत्रण हेतु बनाया गया कानून। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर यानी लॉर्ड क्लाइव द्वारा बनाया गया था। अब वहाँ लॉर्ड वोर्ड ये सब आ गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स कहा गया। उस समय पीएम कौन था? लॉर्ड नारियो था। अब प्रथम लिखित एक्ट यही लाया था। उस समय पीएम जो था वो प्रथम लिखित एक्ट यही लाया था। तो इसमें बहुत कम 10 से 15 मिनट की आपकी सिर्फ क्लासेस चलेगी। फिर देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान देंगे। रेगुलेट एक्ट की विशेषता क्या है? तो वो तो हम देख लिया, अब यहाँ देखेंगे एयुलेटिंग एक्ट की विशेषता, यानी ये क्या थी? तो समझ में आ रहा? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी बंगाल का जो गवर्नर था वहाँ उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्ति को और बढ़ा दिया गया। जो वहाँ की गवर्नर शक्ति थी, ऑब्वियसली अगर आपके पास सेना है और आप पैसा आ जाए और ज़्यादा सेना आ जाए तो आपकी शक्ति तो बढ़ेगी। तो उसी का फ़ायदा उठाया अंग्रेजों ने और जितने भी सैनिक थे सब भारतीयों को बनाते थे, क्योंकि भारतीय मजबूर थे उस टाइम, तो काम करना पड़ता था। फिर आगे देखते हैं बंगाल प्रेसिडेंट का अंतर्गत बंगाल तथा मद्रास प्रेसिडेंट के कार्य दिया गया। यानी बंगाल और मद्रास जो थी, ये दोनों पे सबसे पहले फिर कब्जा करते हैं और उन पे कर वसूलने लगते हैं यहाँ से। अब बम्बे तथा मद्रास की प्रेसिडेंसी को रिपोर्ट बंगाल प्रेसिडेंस को देने होती थी। यानी जो बम्बे और मद्रास थी, शुरू में तो बंगाल पे कब्जा किया, फिर बम्बे और मद्रास तरफ भी इनका नज़र गया और वहाँ की भी प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट बंगाल में पेश की जाने लगी। इन 4 सदस्यों को नियुक्त कंपनी स्वयं करती थी, जो कि गवर्नर जनरल को सलाह देते थे। और वो कौन थे? तो ये बंगाल की प्रेसिडेंसी, इसमें एक पिक्चर मैं बना के समझाने वाला था, पर मुझे टाइम नहीं मिल पाया, जिसके कारण मैं बढ़िया से नोट्स नहीं बना पाया था। ये मेरे बहुत पहले की नोट्स हैं, 1 साल पहले की। तो 4 सदस्यों की समिति बनाई जाती है बंगाल की प्रेसिडेंस की। तो इसे फिर 2 भागों में बाँटा था, जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी और एक मद्रास की प्रेसिडेंसी थी। तो अब देखते हैं यहाँ 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तथा उनके मुख्य न्यायाधीश की स्थापना की जाती है। जो ये सर्कल है, ये जिसी की बात हो रही है 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तथा इसके मुख्य न्यायाधीश यानी एलिस एफ की जो न्यायाधीश थे उनका नाम एलिस एफ था। फिर देखते हैं गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यों की परिभाषित की। यानी जो गवर्नर जनरल ये थी उसकी 4 सदस्यों बनाए गए, यानी 4 समिति जो इनकी मदद करें।
फिर ये इम्पोर्टेंट, कोई भी रिपोर्ट मद्रास तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट दे देते हैं। यानी कोई भी जो रिपोर्ट था मद्रास और बंगाल के गवर्नर, जो वहाँ के बंगाल के जो मेन गवर्नर जनरल थे, उनको रिपोर्ट देना होता था, सारे कर कितना हो रहा है, कहाँ पे कितना वसूली हो रहा है, किधर कितना बिजनेस हो रहा है। तो वो एक जगह रिपोर्ट, वो सब शुरू से मॉडल थे, तो ये सब लेके चलते थे। फिर देखते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल 4 सदस्यों से परामर्श लेकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट देगा, जिसका संख्या 24 थी। यानी जो ये थी 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये जो उनकी मेन ऑफिस थी वहाँ ये देता था। तो इसमें बस इतना ही है, तो मैं इसकी नोट्स फिर से डाल दूंगा। तो इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं है, बहुत ही कम है। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो मैं आपको फुल उतना एक्सप्लेन से बता पाऊँ, ना मेरे पास एक्सपीरियंस है, ना कोई स्किल है। तो मुझे जितना नॉलेज है, मैं जिस तरीक़े से समझाता और जिस तरीके से समझता हूँ, उस तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप प्रॉपर नोट्स है, मैं इसको फ्री में टेलीग्राम पर भी डाल दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाकर 2 से 3 बार रिवीजन भी कर लिया करिए, अगर मुझसे फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं समझ में आता तो। बाकी जिनको आ रहा है तो वो बने रहे। मैं वादा करता हूँ कि आपकी सिलेबस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितनी टॉपिक है मैं सारे कवर करा दूँगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।